अध्याय है हमारा प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम में कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे होता है। अध्याय की शुरुआत में यहाँ पर एक जनरल कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं। पेमा और उसका भाई पालदेन वो लोग गैंगटॉक में रहते हैं और एक ठंडी शाम में वे आग जलाकर बैठे हुए हैं और उनके बीच में बातचीत चल रही है। साथ में उनके दादा दादी भी बैठे हुए हैं। पालदेन शीतकालीन अवकाश में केरल घूमने गया था। वह वहां के अनुभव साझा करता है। वह बताता है कि सर्दियों के मौसम में गैंगटॉक की तुलना में केरल अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र है। वहां बहुत गर्मी होती है। पेमा और पालदेन दोनों यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि कुछ स्थान बहुत ठंडे और कुछ स्थान बहुत गर्म क्यों होते हैं। तभी उनके साथ वहां पे बैठे उनके दादाजी, जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं, वह उनकी जिज्ञासा को सुनकर बताते हैं कि केरल गैंगटॉक की अपेक्षा भूमध्य रेखा के अधिक समीप है। ठीक है, हमारी अर्थ पे इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। हमने ये पढ़ा है कि इस भूमध्य रेखा पे सनलाइट डायरेक्ट और सबसे ज्यादा पड़ती है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट और सबसे ज्यादा पड़ेगी, इसलिए इस रीजन में आने वाले जो भी क्षेत्र होंगे वह ज्यादा गर्म रहेंगे। वह बताते हैं कि गैंगटॉक केरल गैंगटॉक की अपेक्षा भूमध्य रेखा के अधिक समीप है और इसकी लंबी समुद्र तटीय रेखा भी है, अतः वहां का मौसम अधिक उष्ण एवं आर्द्र होता है। तभी पालदेन को ध्यान होता है कि हाँ, मैंने कक्षा 6 के विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में यह पढ़ा था कि धरती पर सूर्य ही ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है और भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इसी कारण भूमध्य रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र होगा वह गर्म होते हैं। उसी समय पेमा अपनी दादी माँ को एक धातु के बड़े पात्र में सिक्किम का एक पारंपरिक व्यंजन थुक्पा बनाते हुए देखती है। तो वह पूछती है कि भोजन बनाने के लिए सामान्यतः धातु के पात्रों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तभी पालदेन को एक और अध्याय याद आता है जिसमें धातु अधातुओं का संसार नाम होता है। उसने उसमें अध्ययन करा था कि ऐसे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये जो भी हमने कॉन्वर्सेशन देखा उसका पिक्चर दिया हुआ है। ऐसे पदार्थ धातु के बर्तन में भोजन क्यों पकाया जाता है? क्योंकि धातु ऊष्मा के सुचालक होती है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें ऊष्मा के चालन के को प्रदर्शित किया गया है। एक लंबी धातु की पट्टी ली हुई है जिसे एक स्टैंड से अटैच कर दिया गया। अब इसमें निश्चित दूरी पर मोम की सहायता से 4 पिनें लगाई है जिनको नाम दे दिया है 1, 2, 3 और 4। अब धातु की पट्टी के एक सिरे पर जलती हुई मोमबत्ती लगा दी गई है। कुछ देर पश्चात हम क्या देखेंगे कि कुछ समय अंतराल के बाद पिन 1 गिर जाएगी, थोड़े अंतराल के बाद पिन 2 भी गिर जाएगी, फिर पिन 3 गिर जाएगी, फिर पिन 4 गिर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह एक धातु की पट्टी है जिसे हम मोमबत्ती से, जलती हुई मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं। उष्मा से यह पट्टी गर्म हो जाएगी और मोम पिघलना प्रारंभ हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि पहले एक नंबर की पिन ही क्यों गिरी?
2 नंबर की पिन क्यों नहीं गिर गई पहले, या पहले 4 नंबर की पिन क्यों नहीं गिर गई? तो इस जनरली ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म एरिया से ठंडे एरिया की ओर होता है। तो सबसे नियर गर्म एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, जहां पे कैंडल जलाई गई है, गर्म हो रहा है, उसके सबसे नियरेस्ट 1 नंबर की पिन थी, इसलिए सबसे पहले 1 नंबर की पिन गिरी। पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण उस सिरे से हो रहा है जहां से धातु की पट्टी को गर्म किया जा रहा है। जैसे ही ऊष्मा धातु धातु पट्टी के माध्यम से पिन तक पहुंचती है, वैसे ही मोम पिघल जाता है और उससे जुड़ी हुई पिन नीचे गिर जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण, हमने अभी बात करी, ऊष्मा का स्थानांतरण पट्टी के गर्म छोर से पट्टी के ठंडे छोर की ओर हो रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे बोला जाता है चालन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो, तो वह प्रक्रिया चालन कहलाती है। जैसे मान लीजिए यह एक धातु की रॉड है, यहाँ पे से हम इसको इस साइड से इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो यह इस ओर से इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, ये यहाँ पे नहीं गर्म हो जाएगी, यहाँ गर्म कर रहे हैं, तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण इस तरह से होगा। यहाँ से मोमबत्ती से गर्म हो रहा है तो ऊष्मा का स्थानांतरण इस ओर बढ़ेगा, गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर बढ़ेगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इस प्रक्रिया को कहा जाएगा चालन। जो कण गर्म हो जाते हैं वह अपनी ऊष्मा को अपने से लगे हुए अगले कण को स्थानांतरित कर देते हैं, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार आगे भी बढ़ती रहती है, जबकि कण स्वयं अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। कण नहीं आगे बढ़ रहे कि ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ तो यहाँ से ये चल के ऐसे जाएंगे, नहीं, वो पास में सटे हुए दूसरे कण को गर्म कर देंगे, अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से सरलता से संचरित होने देते हैं, उन पदार्थों, वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। उन पदार्थों को सुचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम भोजन बनाने के लिए धातु से बने हुए बर्तनों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि धातुएं भी ऊष्मा की सुचालक होती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा के स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होगा। यदि हम धातु की पट्टी के स्थान पर लकड़ी या कांच जैसे पदार्थों से बनी पट्टी का उपयोग करेंगे, तो जो पिने नीचे 7.1 प्रैक्टिकल में गिरी थी, वह पिने नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, चालन नहीं होगा। यह पदार्थ ऊष्मा के कुचालक हैं। कांच और लकड़ी जैसे पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर सरलता से संचरित नहीं होने देते हैं और वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये वाला क्रियाकलाप अगर हम धातु की पट्टी की जगह लकड़ी या कांच जैसे पदार्थ से करेंगे तो वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसी के द्वारा मृदा और चीनी मिट्टी भी ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसलिए हमने देखा कि हम चाय चीनी के कप में पीते हैं, मिट्टी के कप में पीते हैं, तो जो चाय की गर्माहट है, जो उसमें ऊष्मा है, वह चीनी की मिट्टी बर्तन के द्वारा कवर रहेगी, चीनी मिट्टी के बर्तन के द्वारा, तो बाहर नहीं निकलेगी। तो इसलिए हमारी चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी, वह अधिक समय तक गर्म बनी रहती है। कुछ पदार्थ जो सुचालक और कुचालक होंगे, स्टील सुचालक होगा, लोहा सुचालक होगा, लकड़ी कुचालक है, रबर कुचालक है, कपड़ा भी कुचालक होगा। इस प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण है, सामान्य उदाहरण। यहाँ एक पिक्चर दिख रही है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा ठंडे प्रदेशों में या ज्यादा ठंडी के दिनों में रात्रि का पिक्चर है।
यहाँ पर एक व्यक्ति सोया हुआ है जो दो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, एक ही ग्रीन कलर का और एक ये वाला रेड पिंक कलर का, और एक ये वाला एक ग्रीन कलर का। दो ब्लैंकेट क्यों ओढ़ के सोया? डबल मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता। तो उसका कारण होता है कि दो पतले कंबलों के मध्य स्थित वायु कुचालक का कार्य करती है। तो वायु भी क्या होती है? ऊष्मा के लिए कुचालक होती है। इसीलिए हम डबल ब्लैंकेट ओढ़ के सोएंगे तो इन दोनों ब्लैंकेट के बीच में जो वायु गैप में फिल हो जाएगी, तो वह ऊष्मा की कुचालक है। तो वह ऊष्मा को, हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देगी आसानी से। तो हमारा शरीर गर्म बना रहेगा, हमें ठंड कम अनुभव होगी। हमने देखा है कि हम सर्दियों में स्वयं को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़ों का भी क्या कार्य होता है? वह अपने अंदर वायु को अपने छिद्रों में फंसा के रखते हैं, जिससे कि हमें ठंड कम लगती है, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है और हमारे शरीर से परिवेश की ओर ऊष्मा के स्थानांतरण को वो रोक देती है या कम कर देती है। कहाँ से? हमारे शरीर से परिवेश की ओर। तो इससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। इसी प्रकार से कपड़ों की परतों के बीच में उपस्थित वायु ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। इसीलिए एक मोटे कंबल की जगह हम दो पतले कंबल को प्रयोग करेंगे तो हमें ज्यादा गर्मी फील होगी। क्या ऐसे घरों का निर्माण करना संभव है जो बाहर की गर्मी और सर्दी से अधिक प्रभावित ना हो? बहुत बहुत गर्म अथवा ठंडे जलवायु वाले स्थानों में बनाए गए घर प्रायः उन्हें ठंडा या गर्म रखने के लिए ऊष्मा की स्थानांतरण की अवधारणा की पुष्टि करते हैं। हाँ, ऐसे घरों का निर्माण किया जा सकता है जो बाहरी गर्मी और सर्दी से अधिक प्रभावित ना हो। हिमालयों के ऊपरी क्षेत्र में, जैसे कि उत्तराखंड में, ऐसे ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ऐसे घर बनाए जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। तो वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं जो उन्हें गर्म रखने में मदद करे। वहाँ पे क्या होता है? लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब इन दो परतों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को गोबर या मृदा के घोल का प्रयोग करके भर दिया जाता है। ये दोनों ही, मृदा और गोबर दोनों ही ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसके कारण ऊष्मा की हानि को रोकते हैं और घरों को गर्म रखते हैं। अब अंदर जो ऊष्मा है वह बाहर नहीं जाएगी और अंदर, घर के अंदर का वातावरण कैसा रहेगा? ये गर्म बना रहेगा, तो हमें ठंड कम महसूस होगी। एक और क्वेश्चन आया पेमा के दिमाग में कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? जलती हुई लकड़ियों से ऊपर उठते हुए धुएं की ओर पाल्देन का ध्यान आकर्षित करती है और सोचती है या पूछती है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप करेंगे कि धुआं क्यों ऊपर उठता है। एक लकड़ी की छड़ पर, ये एक लकड़ी की छड़ पर कागज के कपों को बांधा जाएगा और कागज के कपों को धागे की सहायता से बांधा जाएगा और धागे की लंबाई सेम रखी जाएगी। दोनों ही धागों की लंबाई यहाँ पे सेम रखी गई है। अब क्या करेंगे? ये कप ए हो गया, ये कप बी हो गया। अब इस कप के यहाँ नीचे कैंडल जला दी जाती है, थोड़ी दूरी पे जलाई जाती है, डायरेक्ट फ्लेम उससे टच ना हो, इस तरह से जलाई जाती है कैंडल। बी बी कागज के कप के नीचे जलाई जाती है। अब क्या होगा? ये कैंडल से यहाँ के आसपास की जो हवा है
वह सभी गर्म हो जाएगी, ये वायु पूरी गर्म हो जाएगी, गर्म होके वो हल्की होगी, हल्की होके वो ऊपर उठेगी। तो हवा के ऊपर उठने से ये कप ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि अगले डायग्राम में बताया हुआ है। लकड़ी की छड़ से वही वही प्रयोग है, यहाँ पे कैंडल जल रही है, अब यहाँ पे हवा गर्म होके ऊपर उठ गई है हल्की होके, तो यह कप भी ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसका कारण यही होगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कप के अंदर की हवा गर्म होती है और वह फैल जाती है और अधिक स्थान घेरती है, परिणाम स्वरूप यह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है, तो कप भी ऊपर की ओर उठ जाएगा। हवा गर्म होके ऊपर की ओर उठती है। हम वायु के गर्म होने पर उसके फैलाव फैलाव का अनुभव आंशिक रूप से फूले हुए गुब्बारे को धूप में रखकर करते। देखा हमने, कुछ पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, अगर कुछ बलून धूप वाली साइड लगे हुए हैं तो वो कुछ देर में बस्ट हो जाएंगे और कुछ देर में फूट जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि बलून के अंदर भरी हुई हवा धूप से और गर्म हो जाएगी। धूप से गर्म हुई तो फिर वह बलून गर्म हुई, हल्की हुई, फैलेगी, तो वह बलून को स्ट्रेच करेगी, बलून स्ट्रेच होगा, एक एक टाइम के बाद वह फूट जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि अगरबत्ती जलने पर उसका धुआं ऊपर उठता है। ठीक है, तो धुआं गर्म गैसों सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण होता है जो किसी पदार्थ को जलाने पर निकलता है। वो सूक्ष्म ठोस कणों और गैसों का मिश्रण होता है जो किसी पदार्थ को जलाने पर निकलता है। जैसे ही आसपास की वायु से वह अधिक गर्म हो जाता है, जो हम जला रहे हैं उस एरिया की वायु, वैसे ही वह धुआं ऊपर उठने लगता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ये तो अभी हमने वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण देखा, अब है कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा। उसके लिए भी एक क्रियाकलाप करेंगे हम, डायग्राम देखते हैं। एक बीकर में पानी लिया, ये एक बीकर में पानी लिया हमने, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने, इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, इस पे हमने तार की जाली के ऊपर इस बीकर को रख दिया है और नीचे से एक मोमबत्ती रेडी करके रखिए एकदम सेंटर में। अब ये एक स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ की सहायता से हम इसके एकदम सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट का छोड़ रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इस कैंडल को जला देते हैं। कैंडल को जलाया, यहाँ का पानी गर्म होना स्टार्ट हुआ, पानी गर्म होके ऊपर की साइड जाएगा। साथ में यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है जो एक कलर छोड़ता है, वह भी ऊपर की ओर जाएगा। तो हमको यह कलर, नीला पर्पल कलर पहले ऊपर उठता हुआ दिखेगा, फिर यह किनारियों से नीचे आते हुए दिखेगा। इसका कारण क्या होगा, यहाँ का जल गर्म होके ऊपर उठा, अब इस जो जगह खाली हो गई है, गर्म जल ऊपर उड़ गया है, तो अब ठंडा जल यह नीचे की ओर आके अपना स्थान लेगा। तो यह पोटेशियम परमैंगनेट का कलर भी हमको इसी तरह से रोटेट होता हुआ दिखेगा। यह प्रक्रिया कैसे होगी, इस प्रक्रिया का नाम, इस तरह से गर्म हुए जल को ऊपर जाना और ठंडे जल का नीचे आना, यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। अर्थात जल में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होगा। ये वही क्रियाकलाप दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया हमने, पढ़ लेते हैं एक बार। बीकर की तली के जल को ऊष्मा मिलती है, जिससे जल गर्म होकर फैलता है और हल्का होकर ऊपर उठता है। बीकर के किनारों का जल तुलनात्मक रूप से
ठंडा व कैसा होता है, भारी होता है। यहाँ का ये फ्लेम है, फ्लेम से यहाँ पे गर्मी इसको मिली, तो यहाँ का जल गर्म हुआ, हल्का होके ये यहाँ ऊपर को आया। साथ में ही यहाँ पड़े हुए पोटेशियम परमैंगनेट का कलर भी इसके साथ साथ ऊपर आएगा। नीचे आता हुआ जल ऊपर उठे हुए जल का स्थान ले लेता है और यह जल भी गर्म होकर बाद में ऊपर उठता है। यह चक्र चलता रहेगा। अब यहाँ जैसे ही ये ऊपर उठा, यहाँ का जो ठंडा जल है वो इधर आता जाएगा, ये फिर ऊपर चला जाएगा, फिर अगला ठंडा जल नीचे आता जाएगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये कि यह संपूर्ण जल एक समान गर्म ना हो जाए, जब तक इस संपूर्ण आयतन का जल एक समान गर्म ना हो जाए। और इस प्रकार ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? संवहन कहा गया है। इस संवहन के कारण ही हम रंगीन धारी की चाल बीकर के अंदर देखते हैं। ये संवहन की प्रक्रिया होती है, तभी हम ये ब्लू कलर पोटेशियम परमैंगनेट का ऊपर जाते हुए दिखता है, हमको साइड से नीचे आते हुए दिखता है। इससे निष्कर्ष निकलेगा कि वायु की भांति संवहन प्रक्रिया के कारण जल भी गर्म होता है। यहाँ द्रव या गैस के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तविक गमन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पे द्रव के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हैं, उसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठोस में क्या हो रहा था? कण स्थानांतरित नहीं हो रहे थे, वो कण इतने पास पास चिपके हुए थे कि एक कण दूसरे कण को गर्म कर दे रहा था। लेकिन द्रव या गैस में क्या होगा? वहां कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होगा और इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। यह एक अन्य नाम दिया हुआ है स्थल समीर और समुद्र समीर। पालदेन जो सर्दियों के समय में केरल गया था, उसने वहां के उष्ण आर्द्र मौसम के अलावा एक और बात नोटिस करी, जो कि थी समुद्र तट पर जाने के अपने अनुभवों को साझा किया। उसने बताया कि दिन के समय में समुद्र तट की रेत समुद्र के जल की तुलना में अधिक गर्म होती है, जबकि रात के समय रेत जल की तुलना में अधिक ठंडी होती है। तो ये ऐसा किस प्रकार होता है? विभिन्न वस्तुएं अलग अलग प्रकार से गर्म होती है और अलग अलग प्रकार से ठंडी होती है। यह क्रियाकलाप से देखेंगे। हम एक बीकर के अंदर एक में जल लेंगे, एक में मृदा लेंगे, स्टैंड की हेल्प से यहाँ पे थर्मामीटर सेट कर देंगे ये, और इसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए दोनों को छोड़ देते हैं। हम देखेंगे कि मृदा का टेम्परेचर दिन के टाइम में ज्यादा हो जाता है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में एज कंपेयर टू जल। जैसे मान लीजिए हमने फिक्स टाइम लिया 20 मिनट्स, तो इतने टाइम के अंदर हम थर्मामीटर में रीडिंग करेंगे, मृदा का टेम्परेचर ज्यादा आएगा, जल का टेम्परेचर कम आएगा। अब इसी प्रकार क्या मृदा जल की तुलना में शीघ्र ठंडी भी होती है? गर्म होने के पश्चात मृदा एवं जल को कमरे के भीतर लाइए और 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो हम क्या देखेंगे कि मृदा जल की अपेक्षा ठंडी भी जल्दी होती है। उसी प्रकार जैसे यह जल की तुलना में शीघ्र गर्म होती है, उसी प्रकार यह ठंडी भी शीघ्र होती है। अब समुद्र तट के पास रहने वाले लोग जल और स्थल के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होने के कारण एक आनंददायक परिघटना का अनुभव करते हैं। उन्हें स्थल समीर और समुद्र समीर मिलती है। ये जो एक आनंददायक परिघटना बता रहे हैं वो स्थल समीर और समुद्र समीर है। उसमें क्या होता है कि दिन के समय में जल की तुलना में स्थल शीघ्रता से गर्म होता है। इसी कारण गर्म हवाएं स्थल पे हवाएं गर्म हो गई। गर्म हवा का नेचर क्या है? वो गर्म होके हल्की हो जाती, ऊपर उठती, तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ गई। फिर समुद्र के से निकलने वाली हवाएं कैसी है? वो ठंडी हवाएं, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर
अभी सतह से कम है, तो फिर समुद्र की हवाएं जो उठी हुई गर्म हवाएं यहाँ पे खाली स्पेस हुआ उसको फिल करने के लिए सतह की ओर आएंगी। तो कैसी हवा फील होती है हमको? ठंडी हवा फील होती है। इस कारण गर्म हवाएं स्थल से ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवा के गमन को क्या बोला जाता है? समुद्र समीर कहते हैं। इस कारण से हमने देखा है कि गर्म प्रदेशों में समुद्र समीर लोगों को गर्मी से आराम प्रदान करती है और तटीय क्षेत्रों में खिड़कियों का फेस जो होता है वो समुद्र की साइड बनाया जाता है ताकि हवा आ सके और शीतलता प्रदान कर सके। ये एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे समुद्र समीर की बात हो रही है। ये स्थल एरिया है, दिन का टाइम है, ठीक है। तो सन की गर्मी से स्थल एरिया ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू जल, ठीक है। जल का टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर जल का कम रहेगा और स्थल का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो अब इस एरिया की जो हवा है वह गर्म होके क्या होगी? ये ऊपर को उठ जाएगी, गर्म होके हल्की हो गई, ऊपर उठ गई। और ये जो अब समुद्र में से निकलने वाली जो हवा है, समुद्र से जो रिलेट होके जाने वाली हवा है, वह इस खाली स्थान पे इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें कैसी हवा फील होगी? शीतल हवा फील होगी। यह हो गया समुद्र समीर। अब रात के समय यह प्रक्रिया ठीक विपरीत हो जाती है, इसे बोला जाता है स्थल समीर। इसमें क्या होगा? स्थल समीर में रात का टाइम हो गया है, सन चला गया है, तो अब ठंडा स्थल एरिया ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और जो ये पानी है ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो अब यहाँ से जो हवाएं उठ रही है वो कैसी हवाएं? गर्म समुद्री हवाएं, ये चली जाएगी, हल्की है हो गई है, ऊपर चली जाएगी। और स्थल से तैयार हवाएं, शीतल हवाएं, वह यहाँ आ जाएगी। इसे बोला जाता है स्थल समीर। इस टाइम पे अब देखिए इसका हवा का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गया, सारे प्लांट इस साइड है, ठीक है। प्लांट की लीव सारी अपोजिट हो गई है। तो जो समुद्री एरिया है वह एक ही टाइम पे दिन और रात के समय में हवा की दिशा को विपरीत अनुभव करते हैं। दिन में एक डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी, रात में उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलेगी। ये हो गया स्थल समीर और समुद्र समीर हमने देखा। आगे है विकिरण। हम किसी अगर आग के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। ठंडियों में हम ताप जला के बैठेंगे तो हमें ठंड कम लगेगी और हल्की हल्की गर्मी का अनुभव होगा। ऐसा क्यों होता है? आग से गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? जिस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण आग जैसी गर्म वस्तुओं से हमारे शरीर तक सीधा होता है उसे विकिरण कहते हैं। आग जैसी किसी वस्तु, ऐसी वस्तु जो गर्म हो, जैसे उदाहरण के तौर पर आग, उससे अगर उसकी गर्मी या उसकी ऊष्मा का स्थानांतरण डायरेक्ट हमारे शरीर तक हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विकिरण। अभी तक हमने क्या देखा? चालन, दूसरा देखा संवहन, अब है ये विकिरण। सूर्य की ऊष्मा भी इसी प्रक्रिया द्वारा हम तक पहुंचती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के द्वारा अगर ऊष्मा स्थानांतरण हो रही है तो वहां किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी। सभी वस्तुओं में ऊष्मा का विकिरण होता है। जब कोई गर्म पात्र आग से दूर हटाकर रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह
ठंडा हो जाता है। इसका कारण भी विकिरण है। गर्म पात्र अपने आसपास ऊष्मा को विकिरित कर देता है और क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। एक थॉट आया है बीच में कि गर्मियों में श्वेत अथवा हल्के रंग के और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? गहरे रंग अधिकतर ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं और हल्के रंग अधिकतर ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तो अगर हम हल्के रंग के वस्त्र गर्मियों में पहनेंगे तो जो ऊष्मा उन वस्त्रों पे पड़ रही है वो उसे परावर्तित कर देंगे और हमें गर्मी का अनुभव कम होगा और हमें आरामदायक अनुभव होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम गहरे रंग की सतह अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और इसे सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो वह अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा जिससे हमें गर्मी का एहसास होगा जो कि आरामदायक होगा। एक यहाँ पे एक पात्र में जल को गर्म रखा गया है। ऊष्मा लौ से पात्र तक चालन के द्वारा स्थानांतरित हो रही है। उसके बाद पात्र में जल संवहन के द्वारा गर्म हो रहा है। लौ और गर्म पात्र के आसपास जिस गर्मी का अनुभव हो रहा है वह हो रहा है विकिरण के द्वारा। चालन, संवहन और है विकिरण। ठीक है, पात्र में जल को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल जल गर्म हो रहा है। तो अब ये जो फ्लेम निकल रही है इस फ्लेम इस पात्र से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, तो अब ये पात्र गर्म हो रहा है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये ठोस, अपन ने पढ़ा अभी, चालन की प्रक्रिया के द्वारा गर्म हो रहा है। अब इस बीकर के अंदर इस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है तो वह जल किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होगा? वह जल हमने पढ़ा है अभी संवहन की प्रक्रिया के द्वारा गर्म हो रहा है, जिसमें गर्म होता हुआ जल हल्का होके ऊपर की ओर आ रहा है और किनारे का जल, ठंडा जल, भारी जल नीचे की ओर आता है। ये फिर गर्म हो जाता है, ये ऊपर की ओर जाता है। जल का दूसरा पोर्शन जो ठंडा होगा वह नीचे की ओर आएगा, वह गर्म होगा। इस प्रकार से यह संवहन की क्रिया चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक कि इस पात्र में यह पानी पूरी तरह से एक समान गर्म ना हो जाए, या फिर हम गैस को बंद कर दें। गैस को बंद कर देंगे फिर भी बंद हो जाएगा। पर वह संवहन की प्रक्रिया चलती हुई गैस में कब समाप्त होगी? जब यह पानी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। तो एक अपन ने यहाँ पे देख लिया चालन, दूसरा देख लिया संवहन। अब हम इस गैस के पास खड़े हैं, गैस के पास में खड़े हुए हैं, हमको गर्मी का अनुभव हो रहा है। वह किस वजह से हो रहा है? गैस से और इस बर्तन के पास से ऊष्मा विकिरण के रूप में निकल के डायरेक्ट हमारे पास आ रही है, उससे हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। तो तीसरा फॉर्म ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या हो गया? विकिरण। आगे देखते हैं। ऊष्मा तीन प्रकार से स्थानांतरित होती है, हमने अभी देखा, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और ये विकिरण। चालन विधि में ऊष्मा प्राप्त करने पर एक कण अपने संपर्क में आने वाले दूसरे कण को ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। इसमें कण अपनी जगह से हटते नहीं है, बस कांटेक्ट में जो पास में जो कण है वह ऊष्मा को स्थानांतरित दूसरे कण में कर देते हैं। संवहन विधि में क्या होगा? इसमें कणों का स्थानांतरण होता है, कण गति करते हैं और उसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन और संवहन के लिए माध्यम आवश्यक है, लेकिन विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमने पानी गर्म होने के लिए देखा था, तो उसमें पानी माध्यम है, जो संवहन हुआ, गर्म हुआ, कण गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो पूरा पानी गर्म हुआ। चालन में पात्र जो रखा हुआ है गैस के ऊपर, जो धातु का पात्र रखा हुआ है वह माध्यम हुआ, लेकिन विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है। अब एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, हिमालय के ऊंचे स्थानों पे जहां पर बहुत स्नोफॉल होता है वहां पे एक ऐसा फायर के लिए एक यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है बुखारी, जिसे हम सिर्फ तापने के काम के लिए नहीं बोल सकते हैं। इससे ऊष्मा भी मिलती है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना होता है जहाँ पे कुछ भोजन भी पकाया जा सकता है। इस लोहे लोहे का यह एक लोहे का चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी या लकड़ी के कोयलों का प्रयोग किया जाता है। हीटर की ऊपरी भाग से एक लंबी नली निकली होती है। ये लंबी नली निकली हुई है जो चिमनी की तरह कार्य करेगी। इसको घर से बाहर डायरेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है वो धुआं भी बाहर निकलता जाता है। और ये प्लेटफॉर्म मैंने बताया अभी जो खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। बुखारी द्वारा खाना पकाने और कमरे को गर्म करने में ऊष्मा स्थानांतरण के सभी तीनों प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब कैसे तीनों प्रक्रम यहाँ पे भी दिख रहे हैं हमको, जैसे ऊपर के डायग्राम में तीनों प्रक्रम थे, इसमें भी यहाँ पे कोयला या लकड़ी जल रही है, विकिरण के द्वारा डायरेक्ट कमरा गर्म हो रहा है, ये हीटर का काम कर रहा है। यहाँ पे ये केटल गर्म हो रही है, चालक, और इसके अंदर अगर कुछ लिक्विड है तो वो संवहन के द्वारा गर्म भी हो रहा है, जैसे कि चाय या कहवा बनाया जा रहा है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वे रस्सी पर सूख रहे कपड़े से हो या महासागरों और झीलों जैसे जल निकायों से हो। इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए जल चक्र के बारे में हमने देखा है कि हम कपड़े सुखाने के लिए धूप में रस्सी पे कपड़े सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे कंपैरेटिवली किसी बंद कमरे में या किसी कमरे के अंदर अगर हमने कपड़े सुखाए। उसका कारण होता है वाष्पीकरण। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वह कपड़े में उपस्थित नमी के रूप में उपस्थित जल को वाष्पीकृत कर देती है, जिससे कि वो जल्दी ही सूख जाते हैं। जल चक्र के बारे में देखते हैं। हमें पता है प्रकृति में जल 3 अवस्था में पाया जाता है। पहला द्रव के रूप में पृथ्वी पर, समुद्र, नदियों और झीलों में पाया जाता है। दूसरा ठोस रूप में हिम, ग्लेशियर के रूप में पर्वतों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और गैस रूप में यह जल वाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहता है। ग्रीष्म काल में ये हिम की कुछ मात्रा जो हिमालय पे बर्फ जमी हुई होती है वह सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेकर वह बर्फ जल में रूपांतरित हो जाएगी और बहते हुए वो नदियों के रूप में आ जाती है और फाइनली ये नदियां महासागर में मिल जाती है। और ये पिघली हुई हिम फिर अगले सेशन में जब हिमपात होगा, स्नोफॉल होगा, तो उस जगह पे फिर से स्नो जम जाती है। यहाँ ये जल चक्र का डायग्राम दिया हुआ है। समुद्रों, नदियों से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उसकी ऊष्मा से जल वाष्पित होके आकाश में चला जाता है। पेड़ों में से भी पेड़ों की पत्तियों में भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आकाश में चला जाता है। इसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। फिर यह वाष्पित जल संघनन के द्वारा पानी भरे बादलों के रूप में रेडी हो जाता है। कौन सी प्रक्रिया होती है यहाँ पे? ये संघनन की प्रक्रिया होती है। अब यह संघनित बादल वर्षण, बारिश के रूप में पानी को धरती पे वापस पहुंचा देते हैं, जो वापस नदियों में और महासागरों में, तालाबों में स्टोर हो जाता है। इस प्रकार से यह साइकिल चलती रहती है। वाष्पोत्सर्जन हुआ, फिर संघनन हुआ, ये संघनन होके क्लाउड रेडी हो गए और वर्षण, बारिश के द्वारा यह पानी वापस से धरती पे आ गया। जल सूर्य की ऊष्मा के कारण गर्म हो जाता है और जल वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है या वाष्पोत्सर्जित हो जाता है।
यह जल वाष्प ऊपर उठती है तो वहां ठंडी होकर संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। ये अपन ने देखा है, बादलों का निर्माण किया, यह वर्षा के लिए रेडी है। बादलों से जल वर्षा या हिम या ओलों के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, जिसे कि क्या बोला जाता है, इसे वर्षण कहा जाता है। जल वाष्प के रूप में जल निरंतर ऊपर की ओर गति करते रहते हैं और यह साइकिल चलती रहती है, इसे बोला जाता है जल चक्र। हमने कुओं और हैंडपंपों से पानी निकालते हुए देखा था, वह कौन सा जल है जो बारिश के दौरान, वर्षा के दौरान धरती पे आया और कुछ मात्रा में जमीन के अंदर चला गया। वह जल कुओं और हैंडपंपों से बाहर प्रयोग करने के लिए निकाला जाता है। इसे अंतः संयंदन या इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। यहाँ एक और प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसमें 3 बीकर लिए हुए हैं। एक बीकर 3 बीकर नीचे खाली लिए हुए हैं, सेम मेजरमेंट के लिए हुए हैं। अभी यहाँ पे बॉटल लेते हैं, इसको आधी कट कर लेते हैं। एक में मिट्टी डाली हुई है, दूसरे में बालू डाली और तीसरी में बजरी डाली, और इसके कैप के यहाँ पे सेम साइज का तीनों में होल कर लेते हैं। अब एक फिक्स अमाउंट में पानी इनके अंदर डाला जाता है। मान लीजिए 200 ml पानी डाला गया है तीनों में। कुछ समय के लिए इनको हम ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद हम क्या पाएंगे कि सबसे ज्यादा पानी कलेक्ट बजरी वाले में होता है, फिर दूसरा बालू वाले में होता है, और सबसे कम पानी का कलेक्शन मृदा में होगा। ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि जो बजरी है इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा थी, तो उसमें से पानी रीस के अंदर चला गया। बालू में उससे थोड़ी कम गैप थी, तो उसके अनुपात में पानी रीस के नीचे गया। और मृदा के अणुओं के बीच में बहुत कम गैप थी, इसीलिए उसके अनुपात में पानी नीचे रीस के गया और यह सबसे कम पानी नीचे जाता है। यह हमने देखा कि बजरी में सबसे ज्यादा गैप होती है तो पानी आसानी से नीचे चला जाता है, और मृदा में गैप कम होने से पानी नीचे कम जाता है। इसी प्रकार जल पृथ्वी, जो प्रैक्टिकल हमने देखा, इसी प्रकार जल पृथ्वी की सतह के नीचे भी रिसता है। मृदा और चट्टानों से सतही जल के रिसने की प्रक्रिया को हम अंतःस्यंदन कहते हैं। यदि मृदा और चट्टानों के बीच के स्थान अधिक चौड़े, खुले और परस्पर जुड़े हुए हों तो जल अधिक आसानी से अंतःस्यंदित हो जाता है। सतह से नीचे अवसादों के छिद्र और चट्टानों की दरारों से जो जल रिसता है वह भौम जल कहते हैं, हम जिसे भूमिगत जल बोलते हैं। यह धरती के नीचे भूमिगत रूप से संचित रहता है। अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल भंडारित करती हैं उन्हें हम जलभृत कहते हैं। इन्हें कुएं खोदकर हम जल प्राप्त कर सकते हैं। किसमें से? जल भृतों में से। भूमिगत रूप से यह जल कुछ मीटर या सैकड़ों मीटर गहराई पर भी हो सकता है। यह उस स्थान की भौगोलिक अवस्था पे निर्भर करता है। आजकल हम देख रहे हैं कि भूमिगत जल बहुत कम होता जा रहा है। उसका कारण पेड़ पौधों की कमी और मोस्टली प्लेस हम लोगों ने कंक्रीट से पैक कर लिए हैं। कंक्रीट से पैक कर लिए, सीमेंट कंक्रीट से, तो जल रिसाव होने की जगह ही नहीं बची, जिससे भूमिगत जल कम होता जा रहा है। और यह हमारे लिए एक अच्छा वो नहीं है, इससे जल समस्या बढ़ रही है। यहाँ पे वही भूमिगत जल बताया गया है, एक स्रोत बताया है नदी, और यहाँ पे यह अंतःस्यंदन के द्वारा स्टोर हो रहा है अंदर, मिट्टी से होता हुआ, बजरी वाली जगह से होता हुआ ये एरिया, और फाइनली ये यहाँ नीचे स्टोर हो रहा है। इसे बोला जाता है भूमिगत जल। भूमिगत जल असीमित नहीं है, वह सीमित है। हम उसको किस तरह से रिसाइकल करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम जीवन सालों साल बस यूज करते जाएं, उसके अंदर जमीन के अंदर जल जाए ना तो भी वह हमें मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हमें उसे रिसाइकल करना बहुत जरूरी है।
नगरीय क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में कमी और कंक्रीट की सतहों में वृद्धि ने जल अंतःस्यंदन को सीमित कर दिया है। इसके फलस्वरूप भूमिगत जल का अवक्षय होता जा रहा है, वह कम होता जा रहा है। इसके लिए हमें वर्षा जल संग्रहण का और पुनः भरण गड्ढों का उपयोग किया जाना चाहिए। अतः जल चक्र से ही भूमिगत जल के स्रोत पुनः भरते रहते हैं और सतत जल की आपूर्ति बनी रहती है। हमें वाटर रिसाइकलिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा कंक्रीट सीमेंट का फ्लोर नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि जल का पुनर्चक्रण चलता रहे, जल अंतःस्यंदन के द्वारा भूमिगत होता रहे। जल की कमी से जीवन कठिन हो जाएगा और हमें कई प्रकार के जल संरक्षण के प्रभावी उपाय को अपनाना चाहिए, जिसमें से एक हम देखते हैं लद्दाख में। लद्दाख में लोगों ने क्या करा है, उन्होंने सर्दियों के टाइम में हिम के स्तूप बनाकर जल का संरक्षण किया है। ये दिख रहा है हमको यहाँ पे हिम का स्तूप। इसमें क्या करा है इन्होंने, सर्दियों के मौसम में पहाड़ी जल धाराओं से भूमिगत जल नलिकाओं द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है। इस जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है, जिससे यह जल जब नीचे गिरता है तो कम ताप के कारण ये ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, इस तरह परत दर परत हिम बढ़ती जाती है, जिससे एक लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाती है, जिसे क्या बोला गया है, हिम स्तूप बोला गया है। और जब बसंत के मौसम में वहां पर जलधाराएं सूख जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस समय पे यह इस जल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया उन्होंने कि शीतकाल में पहाड़ी जलधारा से भूमिगत जल नलिकाओं द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, ये लाए यहाँ से नीचे, जल को नीचे लाए यहाँ पे, फिर इस जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है, यहाँ पे गिराया जाता है। ये धीरे धीरे जब जल नीचे गिरता है तो वहां का टेम्परेचर इतना कम होता है तो कि वह जल जमने लग जाता है, तो ऐसे लेयर्ड फॉर्म में ये जमता जाता है, जिसे जब वहां पानी की कमी हो जाती है उस टाइम पे इस रिसोर्स को यूज किया जाता है। संक्षेप में कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। हमने पढ़ा किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडी भाग में ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या बोला जाता है, चालन बोला जाता है। इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वयं से ऊष्मा को प्रभावित करने वाले पदार्थों को क्या बोला जाएगा, ऊष्मा का सुचालक बोला जाता है। और जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं करते हैं उन्हें कुचालक बोला जाता है। ठोस में ऊष्मा मुख्यतः चालन की प्रक्रिया के द्वारा होती है और द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, संवहन के द्वारा होगा। संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण होता है। कण वहां पे मूवमेंट करते हैं, गर्म कण, तो पूरा जो निश्चित द्रव का आयतन है वह भी गर्म हो जाता है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण के द्वारा पहुंचती है और हम भी किसी गर्म वस्तु के आसपास अगर गर्मी महसूस करते हैं तो उसका कारण भी क्या होता है, उसका कारण भी होता है विकिरण। विकिरण के लिए किसी भी माध्यम, भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सभी वस्तुएं विकिरण की प्रक्रिया द्वारा अपने परिवेश से ऊष्मा का विनिमय करती हैं। घरों और वस्त्रों की अभिकल्पना के समय ऊष्मा के स्थानांतरण के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जल वाष्प के रूप में जल का ऊपर की ओर उठना और वर्षा द्वारा जल का नीचे की ओर गिरकर जल निकायों में इसकी वापसी का निरंतर संचालन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जल चक्र बोलते हैं। धरती पे जो जल उपस्थित है वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर गया, संघनन हुआ, बादल बने, वह बादल वर्षा के लिए तैयार है, फिर वर्षा हुई,
पानी फिर से धरती पे आ गया। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे ही क्या बोला जाता है? जल चक्र कहा जाता है। सतह के जल का मृदा और चट्टानों से रिसाव की प्रक्रिया अंतःस्यंदन कहलाती है। सतह का जल धरती में किस प्रक्रिया के द्वारा जाएगा? हमने देखा था अंतःस्यंदन के द्वारा, रीस के जाता है, जो भू सतह के अवसादों और चट्टानों के रिक्त स्थानों में से रीसता है और भूमि के नीचे संग्रहित हो जाता है, भूमिगत जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम कुआं या ट्यूबवेल के जरिए यूज करते हैं। अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल संग्रहित करती हैं, वे जलभृत कहलाती हैं। अवसादों और चट्टानों की जो भूमिगत परतें होती है, जो छिद्रों में जल को संग्रहित करती है, वह क्या कहलाती है? वह जलभृत कहलाती हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश। थैंक यू।